बात करते हैं तो नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द डेवलपर नेम ऑफ न्यू फील्ड क्रॉप कल्टीवार्स आर रजिस्टर्ड बाय क्रॉप साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर ये क्रॉप साइंस सोसाइटी है, वहां पे इसका नाम रजिस्टर करवाया जाएगा, जिसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी और ब्रीडर का नाम भी दिया जाता है। और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है हम इसको पब्लिश करवाते हैं या अमेरिकन जो है वो पब्लिश करवाते हैं इन क्रॉप साइंस जर्नल। अच्छा, अब कल्टीवार के जो है वो दो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम एक कल्टीवार को दूसरे कल्टीवार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसमें दो खसूसियात होनी जरूरी है। नंबर वन खसूसियत या नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और नंबर टू उसका जो कैरेक्टर है वो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। जब हम उसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं तो इट मींस कि कौन सी वैरायटी कितनी पैदावार देगी या उसमें डिजीज रेजिस्टेंस, स्पेसिफिकली अगर हम वीट की बात करते हैं तो उसमें रस्ट के अंदर अगेंस्ट कितनी रेजिस्टेंस है। तो एक वैरायटी में रेजिस्टेंस होगी, दूसरी वैरायटी हो सकता है कि अपनी प्रोडक्शन की वजह से या अपनी प्रोडक्टिविटी की वजह से जो है वो आइडेंटिफाई की जाती हो या वो उसकी वजह से फेमस हो। तो एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से डिफरेंट होने के लिए उसकी अपनी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीट की ही बात करते हैं तो कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जो कि पैदावार भी ज्यादा देती हैं और उसके अलावा उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है। जब हम उसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो उसको डिस्टिंग्विश करते हैं किसी भी दूसरी वैरायटी से। वो उसके जो फीचर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल उसका कलर हो सकता है, मार्किंग हो सकती है, हमने पहले भी डिस्कस किया, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, डिजीज रिएक्शन हो सकता है और उसकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी हो सकती है। जबकि हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी की जब बात करते हैं तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज आपने आज डेवलप कर ली है तो क्या वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी उसी तरह की परफॉर्मेंस देगी, क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएगी। तो ये सारी चीजें जो है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी को डेजिग्नेट करती हैं। तो उसकी क्या वो प्रोजेनी के अंदर वो ट्रेड्स आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें जिसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो कल्टीवार इंक्रीज फ्रॉम अ सिंगल होमोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। एक सिंगल प्लांट आपके पास ऐसा होगा जिसके अंदर वो सारे ट्रेड्स जिसको आपने वैरायटी के तौर पे अप्रूव करवाना है उसके अंदर वो सारे ट्रेड्स मौजूद होंगे और होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो जब इसकी परफॉर्मेंस आएगी उस वैरायटी की वो यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस देगा और उसकी अपीयरेंस भी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। जबकि कल्टीवार विच इज इंक्रीज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ जीनोटाइप्स विल एग्जिबिट अ रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। अगर आपके पास जेनेटिक मिक्सचर है, काफी सारी जीनोटाइप्स मौजूद हैं या वैरायटीज या लाइंस मौजूद हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। हर वैरायटी दूसरी वैरायटी से डिफरेंटली परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ पोलिनेशन मेथड की, यानी आपके पास सेल्फ पोलिनेशन है या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, इसकी जेनेटिक सिग्निफिकेंस क्या होती है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर इट इज द रूल दैट प्लांट्स विल बी होमोजाइगस, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर होमोजाइगस प्लांट्स बाय रूल क्यों होते हैं, उसकी रीजन ये है कि जब आप सेल्फिंग करवाते हैं फॉर सेवरल जनरेशंस तो हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो रिड्यूस होने लग जाती है और अल्टीमेटली थ्योरेटिकली, हम प्रैक्टिकली नहीं कहते, तो थ्योरेटिकली 99% तक जो है होमोजाइगोसिटी अक्रॉस ऑल द लोसाई हम अचीव कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेन नजर आने लग जाती है, बट ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ जगहों पे या कुछ एलील्स जो होंगे कुछ लोकस के ऊपर, कुछ लोसाई के ऊपर वो हेट्रोजाइगसली बिहेव कर रहे होंगे। तो हेट्रोजाइगोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 50% विद ईच सक्सेसिव सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जितनी हम जनरेशन आगे लेकर चलते हैं, जैसे F1 है तो F1 की जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो F2 जो हमारे पास प्रोड्यूस होगी उसके अंदर 50% हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस हो जाएगी और 50% उसके अंदर होमोजाइगोसिटी अचीव हो जाएगी। तो होमोजाइगोसिटी हमें इसलिए चाहिए होती है बेसिकली ताकि हमारी जो क्रॉप है या वैरायटी है वो यूनिफॉर्मली परफॉर्म करे, अक्रॉस ऑल द लोसाई हमारे पास होमोजाइगोसिटी आ जाए।
Heterozygous loci remaining in a population is very small after 7 to 8 generations. ठीक है, कंप्लीट होमोजाइगोसिटी इज थ्योरेटिकली अनअटेनेबल। जो हमने पहले बात की है ना, थ्योरेटिकली अनअटेनेबल है, हम 100% उसके अंदर होमोजाइगोसिटी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम प्रैक्टिकली जो अगर हम फील्ड का विजिट करते हैं या हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो नजर आएगा कि जो हमारी कल्टीवार्स हैं या स्ट्रेन्स हमने डेवलप कर ली हैं थ्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन फॉर सेवरल जनरेशंस, वो प्रैक्टिकली हमें यूनिफॉर्म नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, ऑल्दो कंप्लीट होमोजाइगोसिटी इज थ्योरेटिकली अनअटेनेबल, सो प्लांट सिलेक्टेड फ्रॉम ए मिक्स पॉपुलेशन आफ्टर 5 to 8 जनरेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ऑफ सेल्फिंग आफ्टर 5 to 8 जनरेशन, उसके अंदर प्रैक्टिकल हमारे पास आ जाएगी होमोजाइगोसिटी। अच्छा, फिर इफ ए सिंगल प्लांट डिफरिंग इन जीनोटाइप्स आर हार्वेस्टेड एंड द सीड इंक्रीज्ड, ईच विल प्रोड्यूस अ प्योर पॉपुलेशन। आपके पास जीनोटाइप्स के मिक्सचर मौजूद हैं। ठीक है, उसके अंदर से आपने एक सिंगल प्लांट सिलेक्ट कर लिया जो कि आप समझते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है बाकी प्लांट्स की निस्बत। तो जब आप उस प्लांट की सेल्फिंग करवाएंगे फॉर सेवरल जनरेशंस, तो आपके पास वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा विच विल परफॉर्म यूनिफॉर्मली। ठीक है, जबकि हेट्रोजाइगस प्लांट से अगर हम ये सेल्फिंग करवाते हैं, अगर आपके पास एक सिंगल होमोजाइगस प्लांट था और आपने उसकी सेल्फिंग करवाई फॉर सेवरल जनरेशंस, तो उसके अंदर तमाम लोसाई के ऊपर जहां पे एलील्स का इंटरेक्शन हो रहा होता है होमोजाइगोसिटी है। ठीक है, तो इस वजह से वो यूनिफॉर्म है। जबकि अगर हम हेट्रोजाइगस प्लांट सिलेक्ट करते हैं और उसकी हम करवाते हैं सेल्फिंग, तो ईच जनरेशन, सक्सेसिव जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी 50% कम होती जाती है और होमोजाइगोसिटी आती जाती है। बट इन द एंड ऑफ 7th to 8th जनरेशन फिजिकली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको यूनिफॉर्म प्लांट जरूर नजर आ रहे हैं, बट उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर आपके पास हेट्रोजाइगोसिटी तमाम एलील्स पे से, तमाम लोसाई पे से थ्योरेटिकली खत्म नहीं हुई। आप 99.99% जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी कम कर चुके हैं, होमोजाइगोसिटी अचीव कर चुके हैं, बट वो 100% अचीव नहीं हुई। अच्छा, हेट्रोजाइगस प्लांट्स मे अराइज इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। हेट्रोजाइगस प्लांट्स भी आ सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। किस तरह से आएंगे, उसके दो मेथड्स होते हैं। एक तो अगर उसमें हो जाए क्रॉस पोलिनेशन, जिस तरह हमने बात की थी प्रैक्टिकल पोर्शन में, क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेकर आते हैं या जेनेटिक रिकम्बिनेशन करवाते हैं। दो होमोजाइगस प्लांट्स को जब आप क्रॉस करवा देंगे जो कि डिफर कर रहे होंगे एलील्स के अंदर, किसी एक प्लांट के अंदर हो सकता है डोमिनेंट एलील हो, दूसरे के अंदर रिसेसिव एलील हो, जब आप उसको क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास हेट्रोजाइगोसिटी आ जाएगी फॉर दोज एलील्स ऑन दोज लोकस या लोसाई। तो इस तरह से आप क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं डिफरेंट जीनोटाइप्स के दरमियान। और दूसरा तरीका इसके अंदर ये होता है कि या तो आप इंड्यूस्ड म्यूटेशन करवाएं या उसके अंदर नेचुरल म्यूटेशन हो रही हो, नेचुरली उसके अंदर म्यूटेशन हो रही हो। तो इस तरह से आप सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी खुद से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। So the progenies of the heterozygous plants will quickly segregate in breeding generations, giving rise to homozygous subpopulations भी आएंगी उसके अंदर, heterozygous भी आएंगी और homozygous dominant भी आएंगी, homozygous recessive भी आएंगी और heterozygous भी आएंगी। तो जो आपके पास homozygous dominant plant आपको ऑब्जर्व होंगे, आप उसको मजीद सेल्फ करवाएंगे फॉर 7 to 8 जनरेशन। ये एक पिक्चर है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जिसके अंदर दिखाया गया है, अगर आपके पास एक लोकस ऐसा मौजूद है जहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए मौजूद है जीन का, तो जब आप उसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास कैपिटल ए भी आएगा, स्मॉल ए भी आएगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए की भी आएगी। तो वो 50% उसके अंदर जो है हेट्रोजाइगोसिटी लूज हो गई है और होमोजाइगोसिटी आ गई है। उससे नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, अगेन 50% होगी और करते करते जब आप तकरीबन S5 तक पहुंच जाएंगे, यानी 5th जनरेशन ऑफ सेल्फिंग पे पहुंच जाएंगे, तो आपके पास तकरीबन 99% जो है 98% आपके पास होमोजाइगस एलील्स मौजूद होंगे। So now we will talk about the breeding methods in self-pollinated crops.
A new cultivar of a self-pollinated crop normally originates from an increase of a mixture of plants or a single plant